नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए 2 मई से पेपर शुरू हो रहा है एमटीएस का। और इसके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का हम लोग एक एक करके कुल 48 शिफ्ट का वीडियो देखने वाले हैं। आज है वीडियो नंबर 17 और इस वीडियो में बात करेंगे 12 जुलाई 2022 के सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए 25 प्रश्न जीके जीएस का, उन सारे प्रश्न को ऑप्शन के साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी पुराने छात्र हैं उनको पता है कि हम लोग किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं हर एक प्रश्न का। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट एमटीएस के नाम से। वहाँ आपको 16 वीडियो जो मैंने करा रखा है उन सारे वीडियो को आपको देख लेना है कम से कम एक बार, ठीक है। पेन कॉपी हाथ में लेकर देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखना अच्छी बात नहीं है। आप एक बार वीडियो देखें और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता। देखिए दोस्तों, आईएसएल जो है फुटबॉल का एक लीग है जो कि भारत में खेला जाता है। और आईएसएल का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंडियन सुपर लीग। पहली बार जब आईएसएल का आयोजन किया गया तो एटलेटिको डी कोलकाता ने उस खिताब को अपने नाम किया था। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। आईएसएल की शुरुआत 2013 में किया गया था। 2014 में पहला फाइनल मुकाबला खेला गया। उस समय भी एटलेटिको डी कोलकाता ने ही जीत हासिल किया, लेकिन किसको हराया? केरला ब्लास्टर को हरा के एटलेटिको डी कोलकाता ने फाइनल का खिताब जीता था 2014 का, ठीक है। अब आपको चलिए थोड़ा करंट में लेके चलते हैं। 2022-23 का आईएसएल भी हो चुका है और इसमें भी जीता है एटीके यानी एटलेटिको डी कोलकाता ने 2022 और 23 का आईएसएल भी अपने नाम खिताब किया है। और इसमें फाइनल मुकाबला में किसको हराया? तो हैदराबाद को हराया है कोलकाता की टीम ने। इतना आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था कि आईएसएल का खिताब सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा एटलेटिको डी कोलकाता हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुल 4 बार इस टीम ने खिताब जीता है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है आईएसएल से। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। देखिए दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। तो मुक्तेश्वर मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है, शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंदिर से प्रश्न तो एसएससी बार बार पूछता है, नृत्य से पूछता है, और मैंने इन सारे टॉपिक को करा भी रखा है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है तो पाक जलडमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आपको दिख रहा होगा मलक्का जलडमरू मध्य, ये क्या करता है? तो हिंद महासागर जो है प्लस में प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है मलक्का जलडमरू मध्य। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य आपको दिख रहा होगा, यह मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। मोरक्को और स्पेन को अलग करता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य की बात किया जाए तो यह रूस और अमेरिका को अलग करता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों, तन्वी शाही जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखिएगा। यहाँ आपसे महिला पूछा है तो तन्वी शाही हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो बताइएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जीते थे, पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? साल भी एसएससी जीडी में पूछा है, याद रखिएगा 1968 में पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। यह पहले भारतीय व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। महिला में पूछता है तन्वी शाही, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन की नेता थी या फिर नेत्री थी? दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के नेता थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब शुरू हुआ था, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो लखनऊ से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क? दोस्तों ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो रेयान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिफिशियल सिल्क जो है रेयान को बोला जाता है, आप लोग को पता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश में के शासक थे? देखिए दोस्तों, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो हैं सतवाहन वंश के राजवंश के शासक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अब आपके सामने, शेर खान ने कनौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? देखिए, शेर खान ने कनौज के युद्ध में हुमायूं को हराया तो था, लेकिन कब? 1540 में। अच्छा, चौसा का युद्ध कब हुआ था, पता है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, चौसा का युद्ध कब हुआ था, किन दो व्यक्ति के बीच हुआ था, और कौन जीते कौन हारे? पूरा डिटेल्स आपको चौसा का युद्ध का कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं तो बता दूंगा अभी भी, लेकिन आप लोग को भी कुछ ना कुछ बताते चलना है वीडियो के दौरान। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन से छात्र बिल्कुल सही आंसर दे पाते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अब आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र जो है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 44 बताता है। अब आपको ऑप्शन में अनुच्छेद 46 दिख रहा होगा, इसके बारे में भी बताएंगे, आप लोग थोड़ा सब्र रखें। देखिए, आर्टिकल 46 में बताया गया है कि राज्य समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विशेष करके ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 46 बताता है। यानी कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ का जो राज्य है उसका विशेष ध्यान रखेगा। आर्टिकल 40 के बारे में आपको पता होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ग्राम पंचायत संगठन के बारे में बताता है आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 42 की तरफ अगर चला जाए तो यह बताता है प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें उल्लेख है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने, नदी से प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछा है एमटीएस 2022 में, तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि जाकर नदी का किताब से पढ़ लें या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका 1-2 नंबर जो कटने वाला है वो मिल जाए। नदी चैप्टर को बढ़िया से देख के जाना है। ठीक है, देखिए, तापी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है तापी नदी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो दोस्तों 1991 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, जो कि भरतनाट्यम नर्तकी हैं और सबसे कम यानी दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है, और उनका नाम है अलारमेल वल्ली। किस नृत्य से जुड़ी है? भरतनाट्यम। 1991 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बन गई हैं, अलारमेल वल्ली, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? अब आप बताइए, गोटीपुआ जो नृत्य है किस राज्य का नृत्य है, जिसको बंध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है?
गोटी पुआ का अन्य नाम की बात करें तो बंध नृत्य इसको बोला जाता है, और यही प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। देखिए दोस्तों, बंध नृत्य जो है यह उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में बंध नृत्य किया जाता है। गोटी पुआ नृत्य किया जाता है उड़ीसा राज्य में। भांगड़ा की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए, पंजाब का है। गरबा गुजरात का है। मैं बार बार ऑप्शन डिस्कशन करता हूं, जिससे आपको वीडियो के दौरान जो भी छात्र लगातार पहले नंबर से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार ऑप्शन को डिस्कशन करता हूं। तो दिख रहा है ये आपका महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा, नृत्य याद रखिएगा, ठीक है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की घोषणा को विकसित करने के लिए की गई थी। देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण है, 2022-23 के लिए जब केंद्रीय बजट पेश कर रही थी उस समय पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम की घोषणा पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे को विकसित करने के लिए की गई थी। पर्वतमाला याद रखिएगा। प्रश्न यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके शायद जीडी में भी यह प्रश्न पूछा गया है पर्वतमाला से, ठीक है। तो इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग इम्पोर्टेंट देंगे, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने, भारत सरकार ने कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 में। 1952 में भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया। 1952 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किसकी कप्तानी में भारत ने 2021 तक सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती है? तो बच्चा बच्चा को याद है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे क्रिकेट के कप्तान हैं, हमारे देश भारत के कप्तान हैं, जिन्होंने तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जिताई है भारत को। उसमें से चलिए मैं डिटेल्स में बता देता हूं, ऐसे आपको याद ही होगा। शुरुआत करते हैं T20 वर्ल्ड कप से। पहली बार इसका आयोजन 2007 में किया गया और उस समय भी भारत जीता। कप्तान आपके महेंद्र सिंह धोनी थे। उसके बाद चलिए आईसीसी जो 50 ओवर वाला गेम होता है ना क्रिकेट का, जिसको आप लोग वनडे बोलते हैं, 2011 कौन जीता? भारत जीता 2011 का वर्ल्ड कप। कौन कप्तान था? महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद चलिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसका आयोजन 2013 में किया गया था, और इस खिताब को किसने जीता? भारत जीता, और उस समय भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ये 3 ट्रॉफियाँ दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16 अप्रैल 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप उठाइए ना, ग्रुप डी का पेपर उठा कर देखिए, सीएचएसएल का पेपर उठा कर देखिए, सीजीएल का पेपर उठा कर देखिए, हूबहू प्रश्न पूछा गया है। तो अप्रैल 2022 तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हुए? 17 हुए। अभी हाल ही में एसएससी जीडी में एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है और मैं करा भी दिया हूँ इस प्रश्न को, ठीक है। तो 17वां लोकसभा चुनाव हो गया है 2022 तक। आइए देखते हैं अगले सवाल को। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है मेघालय में, नोंगक्रेम, ठीक है। याद रखिएगा, नोंगक्रेम उत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है, यह एक नृत्य उत्सव है। केरल की बात किया जाए, चलिए ऑप्शन डिस्कशन करते हैं। केरल में निशा गांधी नृत्य त्यौहार याद रखिएगा, निशा गांधी नृत्य त्यौहार केरल में मनाया जाता है। बिहार का भी याद कर लीजिए, झिझिया नृत्य, झिझिया नृत्य कहाँ? बिहार में। मध्य प्रदेश मटकी नृत्य। तो ऐसे हम लोग जब ऑप्शन डिस्कशन करते हैं
तो आपको जो पुरानी बातें याद है, पुराने प्रश्न याद है, आपके रिवीजन भी काफ़ी अच्छे तरीक़ा से हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कुछ ना कुछ बताते रहिए कि कैसा आपको वीडियो चाहिए। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो वह मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के बाद देश छोड़कर भाग गए थे, अंग्रेजों द्वारा भगाया गया था। मुगल शासक बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। प्रश्न यह बार बार पूछा जाता है, आप किसी भी पेपर को उठा कर देखिए, वहाँ यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके तो एमटीएस के एग्जाम में ही पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है? तो वह बीमारी होता है मधुमेह। यानी अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए आप लोग के लिए सवाल, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से यह बीमारी होती है? बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में यह बीमारी पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए फटाफट। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह का है। आप लोग को पता होगा दोस्तों, मिल्खा सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उन्हीं की द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा है मिल्खा सिंह का, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण बोला जाता है जब श्वेत प्रकाश, आप लोग देखे हैं 9th या 10th में पढ़े भी होंगे, एक प्रिज्म रहता था, यहाँ से एक प्रकाश गुजारा जाता है था, जो कि अलग अलग 7 रंगों में बट जाता था। कितने रंगों में? 7 रंगों में बट जाता था एक श्वेत प्रकाश, प्रिज्म से जब गुजारा जाता था। इसी को वर्ण विक्षेपण बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति उसको बोला जाता है, मनी सप्लाई बोला जाता है। किसी भी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई बोला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल 23 नंबर, निम्न में से कौन 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, कि पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो माधवी पुरी बुच बन गई हैं। 2022 में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। माधवी पुरी बुच इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा वार्म करंट है? देखिए, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है यह एक गर्म धारा है, याद रखेंगे। बाकी फॉकलैंड धारा, कैनरी धारा, लैब्राडोरा धारा जो है यह आपके ठंडी धारा है, याद रखिएगा। लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है, याद रखिएगा। कॉपी पे नोट कर सकते हैं तो ज़रूर कर लेंगे, बार बार आप एक ही वीडियो को ना देखें, समय बर्बाद होता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको आप लोग प्यार से मनरेगा बोलते हैं, 2005 में आया था। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना था? तो 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 100 दिन। तो जो मनरेगा के तहत 2005 में जो आया, ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वर्ष 100 दिन का कार्य देना, इसका उद्देश्य है मनरेगा का, याद रखिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुल कितने दिनों के लिए रोजगार देगा? 100 दिन का। आपको यह वीडियो कैसा लगा
वीडियो अच्छा लगा तो एक साथ मिलकर, मैंने वीडियो के दौरान कभी भी नहीं बोला कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है, अच्छा लगता है तो, और शेयर भी करते रहेंगे अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि सबके लिए यह वीडियो मैं बनाता हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो सबको पढ़ना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बताइएगा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाने से एग्जाम में हेल्प मिलता है? ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बताइए कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से पेपर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें हेल्प मिलता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए और सिलेक्शन लेकर इस बार दिखाइए।